नमस्कार। पार्ट 1 में हमने ऊपर वाला एनसीईआरटी का फर्स्ट 2 पेज पढ़े थे। किसी को अगर किसी पार्ट में डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आंसर भी है या कोई एग्ज़ाम पेपर भी है, अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं या आपको कुछ भी डाउट पूछना है 6th से 10th क्लास रिलेटेड एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक से, तो आप नीचे हमारा इंस्टाग्राम का नेम लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। तो देखिए, हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई नेचुरल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो नेचर के द्वारा बनी हुई है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। आप पिछली क्लास यानी 6th क्लास में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर पढ़ चुके हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ा वो 6th क्लास का एक बार एनसीईआरटी बुक्स एक्सप्लेनेशन देख सकता है। नहीं देख पाया तो हम आपको बता सकते हैं। लिथोस्फेयर ज़मीन वाला पार्ट होता है, तो उसको हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अर्थ पर जहाँ भी ज़मीन है, जहाँ पर लैंड है, जहाँ पर हम खड़े रह सकते हैं, वो लिथोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर पानी से रिलेटेड होता है, ज़मीन पर जहाँ जहाँ पानी है, ओशियन, सी, ये सब हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। अर्थ के जो चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट है उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ तीनों चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, लैंड भी, वाटर भी, एयर भी, उसे हम बायोस्फेयर में जानते हैं। अगर आपसे पूछता है हमें रहने के लिए क्या चाहिए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फेयर, तब आपको बताना हमें बायोस्फेयर चाहिए, यानी सारी चीज़ें चाहिए। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। चलिए इनके बारे में हम कुछ और पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फेयर जो है वो एक सॉलिड क्रस्ट, यानी एक सॉलिड, जो पढ़ा होगा अपने अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो सॉलिड लेयर है या ऊपर वाली हार्ड लेयर है अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल्स। जो लिथोस्फेयर है वो पत्थर या मिनरल्स से बना हुआ है और एक मिट्टी की पतली परत भी उसके ऊपर चढ़ी हुई है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। तो जो हमारा लिथोस्फेयर है उसकी शेप एक जैसी नहीं है, कहीं वो उठा हुआ है, कहीं नीचे की तरफ है। तो इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस, जैसे माउंटेन्स इसमें आएंगे, प्लेट्यूज इसमें आएंगे, प्लेन्स, वैलीज सब इसमें आता है। लैंडफॉल आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो इन द ओशन फ्लोर्स। मैं आपको बता देता हूँ, लैंडफॉर्म हर जगह पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट जो ज़मीन का टुकड़ा है वो तो लैंड, ज़मीन से बना हुआ है, लेकिन जो ओशन होता है वो भी कहाँ कहाँ तक पानी होगा, ऊपर पानी होगा कहीं ना कहीं जाके, तो लैंड होगी ही। तो ओशन फ्लोर को भी लिथोस्फेयर के नाम से कहा जाता है, क्योंकि कहीं नीचे तो लैंड होगी ना। इस वाले एरिया में जहाँ पानी है वो आपको हाइड्रोस्फेयर बोलना, लेकिन जो ज़मीन नीचे है कहीं ना कहीं तो समुंदर का तल होगा, कितनी ना कितनी गहराई हो जाके उसका बेसिन समय या फ्लोर पता लगेगा, तो वो भी ओशन फ्लोर है, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फेयर वो जगह है जो हमें फॉरेस्ट देते हैं, ज़मीन देते हैं, मतलब ग्रास लैंड देते हैं ताकि हम अपने एनिमल्स को ग्रेज करा सकें। एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन मिलती है। ये ह्यूमन अपना सेटलमेंट कर सकता है, अपने घर बना सकता है, अपने लिए स्कूल बनवा सकता है, हॉस्टल बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, ऐसी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फेयर से ही हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे हम अर्थ के नीचे से गोल्ड या पेट्रोलियम निकालते हैं तो वो लिथोस्फेयर से ही निकालते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर। पानी का जो डोमेन है उसे हम हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। तो इसके अंदर पानी के अलग अलग सोर्स काउंट होते हैं, जैसे नदियाँ इसके अंदर आएंगी, लेक्स, झील इसके अंदर आएंगी, सीज, सागर या इसके अंदर आएंगे, ओशन, समुंदर इसके अंदर आएंगे।
महासागर। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हाइड्रोस्फीयर भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पानी चाहिए, एनिमल्स को चाहिए और प्लांट्स को भी चाहिए। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ हवा की लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक लेयर है एयर की, यहाँ तक आपको एयर दिखाई देगी, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ एयर है जहाँ मैं डॉटेज लगा रहा हूँ। यहाँ चलो एक व्यक्ति खड़ा है, ये मान लेते हैं। तो इसके चारों तरफ जो एयर का लेयर है कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एयर हमें छोड़कर क्यों नहीं जा रही? जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके चारों तरफ एयर है, ये एयर हमें यानी पृथ्वी को छोड़कर क्यों नहीं जा रही? किसने इसको होल्ड रखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है, जो भी चीज़ उसके एटमॉस्फेयर में रहती है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी खींचता है। यानी अगर हम यहाँ से गिरते हैं कहीं एरोप्लेन वगैरह से, तो अर्थ हमें अपनी तरफ खींचेगी, यानी नीचे की तरफ खींचेगी, जो गिराएगी। ऐसा बाहर नहीं है, तो बाहर अगर हम जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, तो हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तो इसलिए एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो हमें छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का उसने हमें अर्थ ने एटमॉस्फेयर को पकड़ रखा है। अब एटमॉस्फेयर किससे बचाता हमें? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन की इतनी ज़्यादा हीट हमारे पास आती कि हम जल उठते हैं, या हार्मफुल रेज जैसे यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, अगर वो अर्थ पर आएंगी तो हमें स्किन कैंसर, टैनिंग वगैरह करेंगी, तो उनसे भी हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, और डस्ट और वाटर वेपर तो होता ही है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट, यानी एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है वो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज को पैदा करता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। प्लांट और एनिमल किंगडम यानी दोनों मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं। बायोस्फेयर में ऐसा एरिया है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीन होना जरूरी है, मैं बता चुका हूँ, आगे भी बता रहा हूँ मैं। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विच ईदर अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़मीन, वाटर, एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हमने तीनों आपको हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर पढ़ा है। अब आगे हम देखते हैं क्या हो जाएगा ये चैप्टर, या एक पार्ट और बनाना पड़ेगा? नहीं, इसी पार्ट में फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं या एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे हम रूम पे बैठे हुए हैं तो हमारे चारों तरफ एयर है, उस पर डिपेंड है, या हमारे चारों तरफ एनिमल्स हैं, उनसे हम खाना लेते हैं, प्लांट से हम खाना लेते हैं, तो ये मिलकर हमारा इकोसिस्टम होता है। एक बार मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरेक्शन यानी मिलजुल कर बनता है। देखो, इन्वायरमेंट में सिर्फ हम फैक्टर याद करते हैं कि भाई इसमें नेचुरल आएगा या ह्यूमन मेड आएंगे या फिर ह्यूमन आएगा, लेकिन उनके बारे में हम इंटरेक्शन नहीं पढ़ते कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वो इन्वायरमेंट है। लेकिन इकोसिस्टम जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हम बारिश पे डिपेंड है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है कहीं कम, तो हमने एक दूसरे के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है इंटरेक्ट करके उन चीज़ों से, तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्शन होके, या चाहे वो फिज़िकल फैक्टर हो जैसे ज़मीन हो गई या फिर वाटर हो गया, या केमिकल फैक्टर हो, रेन वगैरह, तो इन चीज़ों में रहकर हम लिंक्ड हो जाते हैं, तो इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अब आपको समझ में आएगा। एट एन NCC कैंप दैट रवि क्लासेस वॉज अटेंडिंग, जस्सी exclaimed, "What a heavy downpour!"
इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो एनसीसी कैंप लगा हुआ था, रवि क्लास अटेंड कर रहा था, तभी जस्सी ने कहा देखो बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, और ये बारिश मुझे अपने केरला वाले घर की याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो उसने बताया कि आप हमारे मतलब अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं दिखाऊँ वहाँ कितनी बारिश होती है और कैसे वहाँ हरे हरे खेत और कोकोनट के पौधे हैं। तो केरला की बात हो रही है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, तो उसी के साथ हीरा बैठा था। जैसलमेर राजस्थान के पास है, अपोजिट लगा सकते हैं आप, एक जगह बारिश एक जगह बारिश नहीं है। तो उसने बताया वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार द एज आइज कैन सी। तो उसने बताया हमें कोई बारिश नहीं मिलती, हम सिर्फ किकर को देख सकते हैं या सैंड रेत को देखते हैं जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। किकर एक प्लांट होता है जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है, तो कम पानी की ज़रूरत होती है तो जैसलमेर के लिए अच्छा है। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। तो रवि ने कहा लेकिन तुम तो कैमल्स भी देख सकते हो। तो सबके अलग अलग पॉइंट है। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट। तो तभी उसने कहा हीरा ने अरे नहीं, कैमल कैमल नहीं, अगर आप हमारे डेजर्ट में विज़िट करेंगे तो आपको स्नेक, लिजार्ड ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि ने कहा कि ये जो एनिमल्स, ये वेजिटेशन या पीपल का रहने का तरीका है हर जगह वेरी करता है। वेरी मतलब अलग अलग है, कहीं लोग कैसे रह रहे हैं, कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं बर्फ़ है, कहीं बारिश है नहीं, कहीं वेजिटेबल ज़्यादा है, कहीं वेजिटेशन अलग है। तो ये चीज़ें वेरी करती है, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? तो टीचर ने कहा ओ यस वेरी मच सो, बिल्कुल ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल या जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो अपने आसपास के सराउंडिंग पर डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और तो और वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एज देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा जो रिश्ता है या जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने सराउंडिंग के चारों तरफ, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वो एक मिलकर इकोसिस्टम बनाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। और इकोसिस्टम अलग अलग हो सकता है, उसमें रेन भी, फॉरेस्ट भी होते हैं। किसी का इकोसिस्टम ग्रासलैंड है जहाँ घास के मैदान हैं, किसी का इकोसिस्टम डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कहीं किसी का इकोसिस्टम माउंटेन है। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम है। एक छोटा तालाब भी या एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है। एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, लेकिन ये स्मॉल पॉन्ड ये नेचुरल है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अभी हमने इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, ऊपर हम 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा ये है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो इंसान है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, यानी उस पर डिपेंड रहता है और उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। पहले इंसान ने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग में ढाल लिया था। दे लीड टू अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो एक सिंपल ज़िंदगी जीते थे, सिंपल नहीं कुछ चाहिए, बस खाना वाना चाहिए, वो अपने आसपास की ज़रूरत है वो सराउंडिंग से पूरा कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरीड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इंसान की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो उसने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश की। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स।
दे लर्न, कहाँ पहुँच गए थे हम? दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। तो धीरे धीरे इंसान ने इन्वायरमेंट को चेंज किया। पहले वो क्रॉप्स उगाता था, क्रॉप्स उगाने स्टार्ट किए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट पालना शुरू किया, और एक सेटल लाइफ, यानी सेटल का मतलब पहले वो सॉरी भाई, पहले वो इधर से उधर घूमता था, लेकिन अब सेटल लाइफ उसने बितानी शुरू कर दी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम emerged, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। व्हील का आविष्कार हुआ, एक्स्ट्रा फूड उगाना शुरू हो गया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जिसमें हम एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, कि मेरे पास बकरियां हैं, आपके पास राइस हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ मैं बकरी आपको देता हूँ, थोड़े बहुत राइस आप मुझे दीजिए। तो उस टाइम पैसे होते नहीं थे, तो बार्टर सिस्टम चलता था। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार शुरू हो गया, एंड कमर्स डेवलप, धीरे धीरे बिजनेस या कमर्स यानी इनकम मतलब मनी आया, और फिर कमर्शियल भी स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल जो क्रांति आई उससे बड़े पैमानों पर प्रोडक्शन होने लगा, यानी फैक्ट्रियाँ बड़ी खुलने लगी। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, पहिए के आविष्कार से ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन क्रांति आई तो एक दूसरे से बातचीत करना या एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना आसान हो गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? हमें क्यों अच्छा लगता है कि भाई हम गर्मी में वाटरमेलन खाएं जूसी जिसमें पानी ज़्यादा है, और क्यों हम पीनट्स खाना पसंद करते हैं विंटर में? इसके पीछे का रीज़न है, परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो ह्यूमन इंसान को सीखना ज़रूरी है कि भाई वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे अच्छे वे में चलाता है, कि भाई अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। न्यूरी, a girl from Mizoram from Ravi class, often talks about the lush green surrounding of her place. न्यूरी रवि की क्लास में जो मिजोरम से है वो बातें करती रहती है कि भाई हमारे चारों तरफ हरा भरा है, ग्रीन सराउंडिंग है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और रवि दुखी है अपना प्लेग्राउंड खोने से, तो नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो नूरी ने कहा कि आप हमारे घर आ सकते हैं, इनवाइट किया उसको जब छुट्टियां होंगी। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। और रवि की टीचर ने कहा कि सभी को एक लैंडस्केप यानी कि पिक्चर ड्राइंग बनानी है, आसपास जो भी लोग आपके एक्टिविटी करते हैं या आसपास का सराउंडिंग कैसा है। तो ये आपका चैप्टर काफ़ी इजी था। बार्टर सिस्टम यहाँ लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया है कि जब बिना पैसे के हम ट्रेड करते हैं, गुड्स को चेंज करते हैं, कि मेरे पास चावल हैं, आपके पास गेहूँ है, तो हमें दो ऐसे पर्सन चाहिए जिसे चावल की ज़रूरत हो और उसे गेहूँ की, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं बिना मनी के। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5 जून एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि अब आप अगर सारे डे एक साथ याद करेंगे कि मैं आपको लिस्ट दे दूं कि करो भाई एनवायरनमेंट डे, पॉपुलेशन डे, कैंसर डे, स्पोर्ट्स डे, तो यह नहीं कर पाएंगे, योगा डे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलेंगे, आज आपको एक डे याद करना है कम से कम, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, यानी गर्मियों के मौसम में जब हमारी छुट्टी होती है समर वैकेशन की, मई जून की, तो 5 जून को एनवायरनमेंट डे आता है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पूरी दुनिया इसको बनाती, सेलिब्रेट करती है। सेलिब्रेट करने का मतलब अवेयरनेस फैलाते हैं। चलिए, बाकी अब कोई चैप्टर में नहीं है, फिर भी आपको डाउट रहता है तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम नेम लिखा हुआ है, आप हमें सर्च कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और ये चीज़ें करेंगे। थैंक यू।